जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शानवू अकेडमी और शेडलैंड अकेडमी के बीच में एक कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें दोनों ही सेक्ट के डीन्स आकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर दोनों ही तरफ से डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। मगर उन लोगों को जब पता चलता है कि शानवू अकेडमी का डीन तो वहां पर आया ही नहीं, तो फिर वो लोग खुद से ही उस कंपटीशन को शुरू करवा देते हैं। और शुरुआत में ही शानवू अकेडमी का एक डिसाइपल अपने लिए एक अपोनेंट चुनता है, तो उसका अपोनेंट केविन जुओ निकल आता है। और जब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, तो फाइट शुरू होते ही केविन जुओ उस अपोनेंट के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि वो बंदा केविन जुओ के ऊपर एक ट्रैप फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो उस ट्रैप फॉर्मेशन में फंस जाता है और अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इस तरफ वो डिसाइपल उस पर अपने स्टोन्स थ्रो कर करके उसे जख्मी कर देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया था योंग फाई किसी तरह एल्डर उयांग तक पहुंच गया था, मगर जब वहां पर एल्डर जू आ जाता है तो योंग फाई उससे लड़ने के लिए उस पर एक के बाद एक अटैक किए जाता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है कि यहाँ तक कि वो एल्डर जुओ को कांटे की टक्कर दे रहा होता है। मगर जब एल्डर उयानमिंग होश में आता है तो वो उन लोगों को वहीं पर ही रोक देता है और योंगफाई को बताता है कि तुम एल्डर जुओ को गलत समझ रहे हो। जिसके बाद एल्डर उयानमिंग वो योंगफाई को बता रहा होता है कि 1 साल पहले मैं एक विलेज में गया था, मुझे लगा था कि शायद वहाँ पर डिस्ट्रक्शन आ चुकी है, और वैसा ही हुआ। वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की लाशें मिलने लगी थी। कुछ लोगों की लाशें तो ऐसी थी कि जैसे लग रहा था कि जैसे उनकी बॉडी के अंदर से सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया गया हो, और बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग थे। इसीलिए मैंने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि मैं खुद से वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ये कहने के बाद फिर मैं खुद से जंगल में चला गया, जहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग थी, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर अचानक जब मुझे वहाँ पर एक गुफा दिखी तो मुझे डाउट हुआ कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। इसीलिए मैंने उसी गुफा के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर रोशनी का इंतजाम किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अंदर गया तो मुझे नजर आया कि वहाँ पर तो बहुत ही अजीब सी स्मेल है, जैसे कि मरी हुई डेड बॉडी से बू आती है, और वहाँ पर छत से भी खून टपक रहा होता है। ये देखने के बाद एल्डर उयानमिंग को शक होता है कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर लाशें दिखाई देती हैं, जो कि उस गांव के लोगों की थी, जो कि कई दिनों से लापता थे। और फिर एल्डर उयानमिंग को वहाँ पर एक इविल बंदा नजर आता है, जो कि असल में वहाँ पे मौजूद लोगों को मारकर उनका खून पी रहा होता है। जब वो एल्डर उयानमिंग को देखता है कि उसने उस इविल बंदे को ढूंढ लिया है, तो वो एल्डर उयानमिंग से कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए सीधा एल्डर उयानमिंग पर हमला कर देता है। मगर एल्डर उयानमिंग खुद को उसके अटैक से बचाते हुए उससे दूरी बना लेता है, और उस पर पलटवार करने के लिए फौरन से अपना एक ब्रश बाहर निकालता है, और उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एल्डर उयानमिंग बहुत सारी गोल्डन चेन्स क्रिएट करता है, जो कि उस इविल बंदे को पकड़ने की कोशिश करती हैं, जिससे डरकर वो यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है। मगर वो चेन्स उसके पीछे पड़ी रहती हैं और हर तरफ से आकर उसे घेरने की कोशिश करती हैं, जिस पर वो बंदा भी बड़ी ही चालाकी के साथ उनसे बचते हुए अपने आप को आसानी से बचा रहा होता है। मगर जब वो चेन्स बिल्कुल उसके ऊपर आ जाती हैं तो वो बंदा बिल्कुल फंसने ही वाला होता है, तो वो अपनी इविल स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उन चेन्स को वहीं पर ही रोक देता है। मगर एल्डर उयानमिंग उसके ऊपर 3 स्पेल्स थ्रो करता है, जो कि उसके फेस के बिल्कुल पास से होते हुए सीधा पत्थरों पर जा लगते हैं और वहीं पर ही फंस जाते हैं। ये देखने के बाद वो डीमन बंदा फिर एल्डर उयानमिंग पर अपनी पॉइजनस एनर्जी के साथ हमला करता है। मगर क्योंकि एल्डर उयानमिंग एक हाई लेवल का कल्टीवेटर होता है, तो उसके पास हर तरह के अटैक का जवाब होता है। वो फौरन से वहाँ पर अपने ब्रश के साथ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन के पीछे मौजूद जो स्पेल्स थे वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए थे, जिस पर वो डीमन भी डर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन से निकलने वाले बड़े बड़े हाथ अचानक से उस डीमन को आकर दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं भी भाग नहीं पाता और वहीं पर ही चिल्लाता रहता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। मगर वो जाइंट हैंड उसे नहीं छोड़ते, और एल्डर उयानमिंग उसके ऊपर एक और फॉर्मेशन के साथ अटैक करते हुए उसके नीचे से एक ब्लू एनर्जी का अटैक करता है, जो कि आग की तरह गर्म होती है। वो एनर्जी उस डीमन को जलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो डीमन जोर जोर से चिल्लाता है और चीखता है। मगर एल्डर उयानमिंग उसे नहीं छोड़ता, और देखते ही देखते वो डीमन बुरी तरह से घायल हो जाता है, और एल्डर उयानमिंग फिर से अपनी फॉर्मेशन को खत्म करता है, जिससे बंदा बिल्कुल डेड होकर नीचे गिर पड़ता है। ये देखने के बाद एल्डर उयानमिंग को लगा कि इसका काम तमाम हो चुका है। वो फौरन से अपनी एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए उससे एक बोतल को बाहर निकालता है और उस बंदे की सोल पावर को उसकी बॉडी के अंदर से निकालने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस बोतल के अंदर चले जाती है, तो एल्डर उयानमिंग उस बोतल को बंद करके वापस रखता
लगता है, मगर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एल्डर यानमेंग जिस बंदे को मरा हुआ समझ रहा था वो अभी भी जिंदा था, और अचानक से वो बंदा अपनी सोल पावर के जरिए एल्डर यानमेंग की सोल पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। मगर एल्डर यानमेंग जैसे तैसे करके उस बंदे को खत्म कर देता है और खुद भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और एल्डर यानमेंग फिर योंगफाई को बताता है कि उस वक्त उस गुफा में अगर एल्डर जुवो ना आता तो शायद मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं था। वही है जो कि मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आया है। मगर फिर अचानक से योंगफाई उससे कहता है कि एल्डर यानमेंग, अगर एल्डर जुवो वाकई में आपकी बीमारी को हील कर सकता है तो उसने आपकी बीमारी को वहीं पर ही ठीक क्यों नहीं किया? वो आपको यहाँ पर क्यों लेकर आया है और यहाँ पर आपको एक अलग जगह पर लॉक क्यों किया हुआ है? तो एल्डर यानमेंग कहता है कि मेरी बीमारी बाकी लोगों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं एक डीन हूँ, तो इसीलिए अगर मैं शिनरान एकेडमी में वापस जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे अपनी ड्यूटीज करनी पड़ेंगी और एक डीन बनकर सर्व करना पड़ेगा। और अगर मेरी बीमारी का वहाँ पर किसी को पता चल जाता तो ये न्यूज बहुत ही तेजी से फैल जाती और मेरे दुश्मन वो हमेशा इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते। और वैसे भी मैंने उस एविल बंदे को तो मार दिया है और ऊपर से ये खबर भी किसी को पता नहीं चली, जिसकी वजह से मेरा शेनलान सेक्ट भी महफूज है। मगर जहाँ तक बात एविल स्पिरिट की है तो एविल स्पिरिट शेनलान एकेडमी में कहीं ना कहीं मौजूद है। वो एविल स्पिरिट अपने उसी डीमन साथी का बदला लेने के लिए यहाँ फिर रही है। ये कहने के बाद वो योंगफाई का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे कि मैं हर्ट हूँ और मैं यहाँ पे हूँ। जिस पर योंगफाई कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस मुझे इतना बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट जुओ वो ब्लड मैजिक को क्यों यूज कर रहे हैं जबकि ये अलाउड नहीं है। ये सुनकर प्रेसिडेंट जुओ भी हैरान रह जाता है। उसे पता चल जाता है कि योंगफाई ने उसे गुफा में देख लिया था और फिर वो योंगफाई को बताता है कि ये हमारी शेनलान एकेडमी का एक सेल्फ प्रोटेक्शन वे है, जिसके जरिए हम लोग खुद को और अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसे साशन गॉड कहते हैं। सुनकर योंगफाई कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्या तुम पागल हो? एल्डर जुओ कहता है कि साशन गॉड वो ही हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि साशन गॉड की बॉन्ड्स और ब्लड हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। उससे न सिर्फ हम लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं बल्कि उससे हमें हीलिंग पावर्स भी मिल सकती है। और ऊपर से उस ब्लड में ऐसी पावर है कि जिसकी वजह से एविल स्पिरिट हमारी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही कोई अटैक कर सकती है। मैं इस ब्लड को पहले भी यूज कर चुका हूँ और मैंने बोन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को केविन जुओ और लान फेंग पर यूज किया था। इस टेक्निक की वजह से लान फेंग ब्रेक थ्रू करके 4th लेवल में चला गया था, मगर केविन जुओ इससे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। इस ब्लड का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, जिससे कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ ग्रो करती है। इस तरह हम लोग ब्लड टेक्निक को यूज करते हुए एक गोल क्रिएट कर सकते हैं। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है, इसीलिए मैं एक फाइट के बाद तुम्हारा ब्लड वहाँ से आकर ले लिया था। तुम्हारा ब्लड डिवाइन बॉडीज के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करता है। और जब केविन जुओ इंजर्ड हो गया था तो उस गुफा में मैंने तुम्हारा ही ब्लड यूज करके उसे दोबारा से हील किया था। उसके ठीक होते ही मुझे ये बात कंफर्म हो गई थी कि तुम्हारा ब्लड कोई नॉर्मल ब्लड नहीं है बल्कि ये एक डिवाइन ब्लड है। ये सुनकर योंगफाई हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे जिस्म में डिवाइन ब्लड है, यानी कि ब्लड ऑफ गॉड। तो फिर एल्डर जुओ कहता है कि हाँ, तुम गॉड ब्लड वाले हो, इसके अलावा तुम कौन हो सकते हो? तो फिर योंगफाई कहता है कि शायद आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मगर मैं खुद भी शेनलान एकेडमी में सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं कौन हूँ। तो फिर एल्डर जुओ कहता है कि अच्छा, तो तुम सूत्रल लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर आए हो। ये सुनकर योंगफाई समझ जाता है कि एल्डर जुओ को उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, जिस पर वो कहता है कि मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। तो फिर डीन कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड है तो इसलिए तुम एक सही रास्ते पर ही जाओगे, इसीलिए तुम किसी चीज में भी घबराओ। मगर तुमने क्योंकि मेरे ऊपर शक किया है तो इस वजह से मुझे लगता है कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे रास्ते जरा से अलग हो जाएंगे। मगर योंगफाई कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एविल स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, तो इसीलिए शायद मैंने आपको एविल समझकर आप पर हमला किया और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां हैं। मैं शेनलान एकेडमी की हेल्प करके शेनलान एकेडमी को डिस्ट्रक्शन से बचा सकता हूँ और मैंने इस काम को पहले भी अंजाम दिया है। मैंने पहले भी कुछ डीमंस को मारा है, मगर अभी तक आप लोगों ने मुझे उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। वो डीन यानमिंग से कहता है कि क्या आप लोग मुझे प्यान युआन जिंग ला कर दे सकते हैं या फिर उसका रेफरेंस बता सकते हैं? तो फिर एल्डर यानमिंग कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, जिस पर योंगफाई काफी खुश होता है। मगर एल्डर जुओ से कहता है कि तुम अपना टाइम जाया कर चुके हो, इसीलिए फौरन से इस डिस्ट्रक्शन को छोड़कर शेनलान
अकेडमी की डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कंपटीशन में तुम्हारा नाम आ जाए और तुम वहाँ पर हो ही ना। इस तरह हमारा शेनलान अकेडमी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अगले सीन में हमें दोबारा से कंपटीशन में दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि लानफेंग के सामने खड़ा हुआ होता है और वो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम शेनलान अकेडमी के सबसे पावरफुल वॉरियर हो। मगर लानफेंग कहता है कि मैंने सुना है कि मून किंगडम के तुम लोगों के साथ बड़े ही अच्छे रिलेशन है, सच में काफी शर्म की बात है। मगर दूसरी तरफ वो वॉरियर कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें अपनी नाइफ दिखाता हूँ। इसे ब्लड सप्रेसिंग नाइफ कहते हैं। इसकी लंबाई 3 फीट और 3 इंच है। इसे एक रेयर ब्लैक आर्ट्रिक आयरन के साथ फोर्क किया गया है, इसीलिए ये स्वॉर्ड किसी भी सोड को बिल्कुल मक्खन की तरह काट सकती है। यही वजह है कि मैं इस सोड को ब्लड सप्रेसिंग सोड कहता हूँ। ये कहते ही वो पलक झपकते ही लानफेंग के करीब आ जाता है और उसकी सोड भी लानफेंग के चेहरे के बिल्कुल पास आकर रुक जाती है। वो बंदा असल में लानफेंग को डराने की कोशिश करता है मगर इसका कोई असर नहीं होता। मगर वो लानफेंग से कहता है कि ये सोड यूज करने वाला बंदा बिल्कुल ऐसा बन जाता है कि जैसे वो खून का प्यासा हो। ये कहने के बाद वो पीछे जाता है और एक स्पिरिचुअल अटैक करता है, जिस पर लानफेंग फिर भी उससे नहीं डरता क्योंकि वो अटैक उसकी दूसरी डायरेक्शन पर चला गया था। मगर इस तरह वो बंदा कहता है कि लगता है तुम मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही डर गए हो, इसीलिए तुम्हारे मुंह से तो कोई लफ्ज ही नहीं निकल रहा। मगर तुम्हें काफी खुश होना चाहिए क्योंकि तुम वो पहले बंदे होगे जो कि मेरी इस ब्लड सप्रेसिंग सोड के हाथों मारे जाओगे। ये कहने के बाद वो बंदा जैसे ही अपनी सोड के साथ हमला करने के लिए आता है तो दूसरी तरफ लानफेंग फौरन से अपनी सोड लेके उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए पलक झपकते ही उस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो न सिर्फ उसकी सोड को काटता है बल्कि उस वॉरियर को भी इंजर्ड कर देता है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं। देखते ही देखते लानफेंग ही अटैक में पहला मैच जीत जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। एल्डर यानमिंग उसकी विनिंग के लिए अनाउंसमेंट भी कर देता है। अगर हम उस गिरे हुए वॉरियर को देखते हैं वो अचानक से मुस्कुराता है और दूसरी तरफ लानफेंग अपनी सोड को देखता है तो अचानक से उसकी सोड के ऊपर एक कर्स मार्क आ जाता है, जिस पर लानफेंग समझ जाता है कि इस बंदे ने जानबूझकर मुझे इस जाल में फंसाया है। और दूसरी तरफ चुनियन कहती है कि एल्डर जुओ वो काफी देर से कहीं गया हुआ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि योंगफाई को कोई ना कोई ऐसी चीज मिली है कि जिसकी वजह से एल्डर जुओ जल्दबाजी में यहाँ से चले गए हैं। मगर दूसरी तरफ उन लोगों को मालूम होता है कि अब उन लोगों का अगला मैच शेनवुई के साथ होने वाला है, जो कि शेनवू अकेडमी का सबसे प्राउड डिसाइपल है। और मेंगलियार कहती है कि अगर लॉर्ड शेनवुई का मैच लोंगजी के साथ हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मसला हो जाएगा क्योंकि लॉर्ड शेनवुई उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। मगर वो लोग हैरान होते हैं कि अभी तक लॉर्ड शेनवुई आया क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लगा रहा है। अचानक से फिर वहाँ पर एक ड्रैगन उठते हुए आता है जो कि उन लोगों के ऊपर से घूमते हुए सीधा उस फायर की तरफ जाता है और उसके अंदर एक स्टोन थ्रो करता है और एक सोड फिर नीचे आकर गिरती है जो कि बहुत ही भारी सोड होती है। उसके साथ ही लॉर्ड शेनवुई भी जैसे ही नीचे आता है तो वो वहाँ पर हर जगह धूल मट्टी उड़ा देता है और जैसे ही अपनी सोड से नीचे उतरता है तो वो सीधा मेंगलियार को ही चैलेंज करने लगता है और कहता है कि चलो आ जाओ, आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ पे मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा मेंगलियार के साथ फाइट क्यों करना चाहता है। जिस पर प्रिंसेस चुनियन कहती है कि लगता है कि ये यहाँ पर अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहता है, मगर ये एक गेम का हिस्सा है तो इसे गेम्स के रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्टोन उस आग के अंदर जाते ही टूट जाता है और उस फायर से फिर दो लोगों का नाम सामने आता है। एक तो लॉर्ड शेनवुई होता है, दूसरी लोंगजी होती है। और फिर एल्डर अनाउंस करते हुए कहता है कि अगला मैच लोंगजी और शेनवुई के बीच में होगा और ये मैच होली फायर ने खुद से डिसाइड किया है तो तुम लोग इसे ना नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद हमें लोंगजी को दिखाया जाता है, वो सब लोगों के ऊपर से होते हुए सीधा उस ग्राउंड में जा पहुंचती है। उसे वहां पर देखकर शेनवुई कहता है कि तुम मेरे अटैक के लायक ही नहीं हो, तुम मेरे एक ही अटैक में मारी जाओगी, इसीलिए बेहतर है कि वापस चले जाओ और मेंगलियार को भेजो। और वैसे भी शायद तुम लोग नहीं जानते कि हिस्ट्री में हम लोगों ने अपनी मर्जी से जब जिसे चाहा है मार दिया है। ये सुनकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं। मगर फिर केविन उससे कहता है कि लॉर्ड शेनवुई लगता है कि तुम आज यहाँ पर सिर्फ अपनी रेपुटेशन की वजह से आए हो, मगर क्या है ना कि आज तुम्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि मेंगलियार वो इस गेम का हिस्सा है ही नहीं।
इसलिए तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। मगर फिर लॉर्ड शेनवुई कहता है कि मैं सिर्फ उससे फाइट करना चाहता हूँ, इसमें आखिर मसला ही क्या है। तो फिर डीन उससे कहता है कि तुम रूल्स को नहीं तोड़ सकते। इस कंपटीशन के रूल्स हैं कि जिसका भी होली फायर नाम डिसाइड करेगी उन दोनों को ही आपस में लड़ना होगा। और इस तरह फिर लॉन्ग जी भी जोश में आ जाती है और वो कहती है कि लॉर्ड शेनवुई पहले जरा तुम मुझे तो हरा कर दिखा दो, उसके बाद फिर तुम मेंग लियार से भी फाइट कर लेना। ये सुनकर लॉर्ड शेनवुई कहता है कि तुम अभी बच्ची हो, अपनी मौत को अपने सामने देखकर रोना शुरू मत कर देना, और वैसे भी तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के बाद फिर दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और लॉन्ग जी फौरन से अपनी शील्ड उसकी तरफ थ्रो करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो शील्ड उसके चारों तरफ जाते ही एक पावरफुल डोमेन बना देती है ताकि लॉर्ड शेनवुई उसके अंदर लॉक हो जाए। मगर लॉर्ड शेनवुई अपनी हेवी सोर्ड के साथ एक जोरदार एनर्जी अटैक करते हुए उस बैरियर को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। इतने में फिर लॉन्ग जी उसके बिल्कुल ऊपर आ जाती है और उस पर एक बहुत ही जोरदार वार करती है जिसे वो अपनी सोर्ड के साथ ब्लॉक करता है और अपने सोर्ड के अटैक के साथ उसे वापस पीछे धकेल देता है और उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक सोर्ड अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखते ही लॉन्ग जी अपने स्पीयर के साथ वार करती है जो कि उसके फेस के बिल्कुल पास जा पहुंचता है और इतने में लॉन्ग जी अपने स्पीयर को जैसे ही घुमाती है तो उससे लॉर्ड शेनवुई को हल्का सा कट लगने ही वाला होता है कि वो उससे बच जाता है और पीछे जाते ही वो अपनी सोर्ड से दोबारा से वार करता है। मगर इस मर्तबा भी लॉन्ग जी नीचे झुक जाती है और लॉर्ड शेनवुई मौके का फायदा उठाते ही उसके करीब आते ही उस पर एक जोरदार पाल्म अटैक कर देता है जिससे वो लड़की वहाँ से पीछे चले जाती है और अपने स्पीयर को यूज करते हुए वहीं पर ही रोक लेती है। ये देखकर लॉर्ड शेनवुई उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी दम है। ये कहने के बाद वो उस हेवी सोर्ड के साथ एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक करता है जो कि सीधा उस लड़की की तरफ जा रहा था मगर वो अपनी शील्ड को बीच में ले आती है। मगर ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो शील्ड भी टूटना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ लॉन्ग जी वहाँ से दूर जा गिरती है और लॉर्ड शेनवुई फिर उससे कहता है कि क्या ये है शेनलान अकेडमी का टैलेंट। दूसरी तरफ फिर वो मेंग लियार से कहता है कि तुम लोगों को शो ऑफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। मगर फिर इस तरफ लॉन्ग जी खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि लॉर्ड शेनवुई अभी मैंने हार नहीं मानी। ये कहते हुए वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपने स्पीयर के साथ एक जोरदार एनर्जी क्रिएट करते हुए सीधा अपने उन सारी की सारी शील्ड्स को दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर देती है और उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना फाइनल अटैक करने वाली है और होता अभी ऐसा ही है। वो फौरन से वहाँ पर जाते ही अपने स्पीयर के साथ मल्टी स्पीयर टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्पीयर्स क्रिएट करती है और उनके साथ बहुत ही तेजी से लॉर्ड शेनवुई पर हमला करती है। तो लॉर्ड शेनवुई भी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन स्पीयर्स को अपने आप से दूर हटाते हुए सीधा अपनी सोर्ड को उस लड़की की तरफ थ्रो करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोर्ड सीधा लड़की के पास जा रही होती है मगर लॉन्ग जी अपनी स्पीयर से उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो सोर्ड इतनी खतरनाक थी कि वो स्पीयर को भी काट कर रख देती है और लॉन्ग जी उससे बाल बाल बचती है। इतने में लॉर्ड शेनवुई वहाँ पर पहुँचता है और एक जोरदार पाल्म अटैक कर देता है जिससे लॉन्ग जी बुरी तरह से घायल हो जाती है और लॉर्ड शेनवुई मौके का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देता है और उससे लॉन्ग जी को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो हैवी स्वॉर्ड घूमते हुए वापस से उसके पास आ जाती है और वो फिर लॉन्ग जी को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को हवा में ऊपर लहराता है और कहता है कि अपनी मौत को देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ये कहने के बाद उसका ड्रैगन फौरन से नीचे आता है और लॉर्ड शेनवुई उससे एक फायर एनर्जी अटैक करवाता है तो उस अटैक से वो लड़की बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए हवा में ऊपर चली जाती है। ये देखते ही सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे और मेंग लियार उसे बचाने के लिए फौरन से उसके पास जाते ही उसे पकड़कर वापस से हवा में ऊपर ले आती है और उसे एक जगह बिठा देती है। ये देखते ही लॉर्ड शेनवुई हंसते हुए कहता है कि मेंग लियार, तुम्हारा टेंटाई सेक्ट हमेशा से एरोगेंट बिहेव करता है, इस मर्तबा भी तुमने हमारे मैच के बीच में टांग अड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे टेंटाई सेक्ट में इतना दम है कि वो हमारे जैसे वॉरियर्स के साथ पंगा ले सके। ये सुनते ही मेंग लियार गुस्से में आ जाती है और फौरन से अपनी सोट बाहर निकाल लेती है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।